हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अभी तक जो हमने केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में पढ़ा है उसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि कैन वी डिटरमिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ़ ए स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन इज़ गिवन टू अस। अगर हम लोग को किसी भी प्रॉब्लम में हमसे एक स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन दे के वो पूछता है कि क्या आप इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर की है। तो दो चीज़ें हैं। अगर डायरेक्टली सिर्फ हमें स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग का और वो हमसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है तो हमारा आंसर होगा कि नो, वी कांट टेल। नो, डायरेक्टली हम लोग नहीं बता सकते। लेकिन अगर वो साथ में ये ऐड कर देता है कि ये जो स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन है वो आप जो स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन दिया हुआ है वो एलिमेंट्री रिएक्शन का है, एलिमेंट्री रिएक्शन का है, तब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। तब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बताएंगे, जो कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं उनके पहले जो है उनका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है। जैसे एक एग्जांपल्स अगर हम लोग समझें कि अगर हमें क्वेश्चन में दिया जाए a+2b गिव्स 3r, अगर ऐसा कहीं दिया हुआ है और फिर हमसे पूछता है, जस्ट इतना ही क्वेश्चन में दिया हुआ है सवाल में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, और फिर हमसे पूछ रहा है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो दी हुई है वो क्या होगी, तो हम लोग नहीं बता सकते ऐसे। तो इसका आंसर होगा कांट टेल, हम लोग बता नहीं सकते, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और थोड़ा सा और अगर एलाबोरेट करना चाहें तो ये बताएंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ना एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, वो कंसंट्रेशन की डिपेंडेंसी बताती है। हम लोग सिर्फ स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन से देख के नहीं बता सकते। लेकिन अब एक स्टेप ऐड कर दे इस सवाल में, इस सवाल में ऐड कर दे कि अगर ये रिएक्शन क्या है, यही रिएक्शन हो रही a+2b गिव्स 3r, और ये रिएक्शन जो है ना एलिमेंट्री है। अगर ऐसा प्रोवाइड कर दिया जाए, हम लोग को ऐसा इंफॉर्मेशन कर दिया जाए और अब बताया जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो पूछा जाए, तो अगर उसने एलिमेंट्री बता दिया है तो इसका मतलब वहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया गया है, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके जो इनका रिलेशन आया वो ए जो है, ए कंपाउंड है, उसके जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1 है उसका, और जो बी है कंपोनेंट आपका बी रिएक्टेंट, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। तो इसलिए हम लोग बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब पूछेगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट प्लस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो 3 हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन कब, जब वो हमको इन्फॉर्म कर देगा कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है। जस्ट सिंपली वो हमें रिएक्शन दे दे और हमसे पूछे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग जानते हैं क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप से निकाला जाता है। ऐसे किसी भी रिएक्शन को देख के हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फॉर ए गिवन रिएक्शन, एक रिएक्शन दी हुई है आपको, 2NO plus half O2 gives N2O5. If rate of formation of N2O5 is 50 moles per liter per second, what will be the rate of decomposition of NO? तो अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन कह रहे हैं कि ऐसे रिएक्शन दी जाए, उसमें किसी एक कंपोनेंट का रेट हमें दिया हुआ है, इस प्रॉब्लम को हम लोग एड्रेस करते हैं। ये क्या हुआ कि ये इसमें रेट ऑफ जो है इक्वेशन दिया हुआ, रेट ऑफ एक का रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। तो जस्ट पहले हम लोग रिएक्शन लिख लेंगे, 2NO plus half O2 gives N2O5, ये हमें प्रोवाइडेड है। अब क्या, और आप क्या कह रहा है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग किसके, रिएक्टेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के टर्म में भी लिख सकते हैं, इस वाले रिएक्टेंट के टर्म में लिख सकते हैं, दूसरे रिएक्टेंट के टर्म में लिख सकते हैं। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी एक रिएक्शन के लिए तो फिक्स होता है, अलग अलग टर्म में भले लिख दें, तो उसमें इन तीनों में आपस में रिलेशन होता है, हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो जैसे रेट
अब यहाँ ये डिकम्पोजिशन हो रहा है तो माइनस लगा देंगे RNO। यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसका भी लगा देंगे RO2। ये फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं RN2O5। अपने रिलेशन क्या पढ़ा था कि जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ये है, अगर इन तीनों में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, जितने भी कंपोनेंट हैं, यहाँ पे 3 कंपोनेंट हैं, 2 रिएक्टेंट है, 1 प्रोडक्ट है, तो क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। 2 है इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका क्या है 1/2 है, इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1 है। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, इसका मतलब RN2O5 दिया हुआ है, कितना है 50 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, और हमसे पूछा क्या है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, तो इस वाले रिलेशन को नहीं यूज़ करेंगे। इसका मतलब हुआ RNO डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू RN2O5 डिवाइडेड बाई 1। अब हमें RN2O5 की वैल्यू दी हुई है कितना 50 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, तो ये लिख देंगे यहाँ पे 50 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड और माइनस RNO, और हम लोग से क्या निकालना है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, माइनस हम लोग को निकालना है माइनस RNO। तो RNO को कैसे होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे माइनस RNO। अब 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 50 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ नीचे लिख देंगे हम लोग, तो 2 × 50 100 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हमने NO का निकाल लिया। बेसिकली कोई भी इक्वेशन दी हुई हो, उसका किसी एक कंपोनेंट, अगर तीनों का रिलेशन हमें अगर मालूम है, तीनों को रिलेशन मालूम करना है आपस में क्या है इनका रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, तो ये रिलेशन होता है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये कहाँ से आया, ये इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। इसी तरह रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ O2 डिवाइड बाई इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1/2 है। इसी तरह रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O5, एक ये तरीका हुआ। एक तरीका और आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखिए स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये जो रिलेशन होता है, एक बार फिर से हम लोग इक्वेशन लिख दे रहे हैं समझने के लिए, 2NO प्लस हाफ O2 गिव्स N2O5, ये हमें दिया हुआ है, और हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है RN2O5 दिया हुआ है आपका 50 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अब देखिए जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ कि देखिए 2 मोल इसके लग रहे हैं तो हाफ मोल इसका लग रहा है, तो 1 मोल इसका बन रहा है। तो हम लोग इसके और इसके बीच में रिलेशन देखेंगे, जैसे इसके 2 मोल जब लग रहे हैं तो इसका 1 मोल फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका डिकम्पोजिशन रेट ऑफ, जब 2 मोल इसके डिकम्पोज होंगे तो 1 मोल इसका फॉर्म होगा। तो अब रिवर्स देखिए, 1 मोल फॉर्म होने के लिए इसका कितना मोल चाहिए 2 मोल चाहिए, तो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना है, इसके कितने मोल फॉर्म हो रहे हैं 50 मोल फॉर्म हो रहे हैं, तो इसके कितने मोल चाहिए, इसके 1 मोल जब फॉर्म हो रहे थे तो इसके 2 मोल डिकम्पोज हो रहे थे, इसके जब 50 मोल्स फॉर्म हो रहे हैं तो इसके कितने हो जाएंगे 50 × 2 100 मोल्स। तो इस तरह भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर इसी तरह O2 का पूछा जाए तो कह रहे हैं कि अगर हाफ मोल जब O2 का डिकम्पोज होता है तो 1 मोल N2O5 बनता है, तो 1 मोल N2O5 अगर बनता है, बनाने के लिए कितना चाहिए हमें, आधा मोल हाफ मोल O2 चाहिए। तो यहाँ पे कितना मोल फॉर्म हो रहा है क्वेश्चन में 50 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड फॉर्म हो रहा है रेट जो है। तो हमें यहाँ पे इसका डिकम्पोजिशन कितना होगा, जब यहाँ पे 1 फॉर्म हो रहा था तो आधा चाहिए था, तो 50 फॉर्म हो रहा है तो 50 का आधा कितना हो जाएगा 25। तो इस तरह हम लोग O2 का भी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन निकाल सकते हैं, कितना है 25। ठीक है, उससे अगर उससे नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं कि इसका जब 2 मोल कंज्यूम होते हैं तो इसका आधा मोल कंज्यूम होता है, तो इसका जैसे 1 मोल कंज्यूम होगा तो इसका 1/4 मोल कंज्यूम होगा। अब यहाँ जैसे इसके 100 मोल
फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर कंज्यूम हो रहे हैं, तो इसका 1/4, 100 का 1/4 कितना हो जाएगा 25, तो इसका 25 मोल कंज्यूम होगा। तो इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी जहाँ पे रिलेशन होगा, एक का डिकम्पोजिशन दे के दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का डिकम्पोजिशन या रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा, तो उसमें हम लोग जस्ट ए सिंपल रिलेशन यूज़ कर देंगे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। उसी तरह रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ दूसरा अगर कोई है तो ठीक है, नहीं है तो उसको नहीं रखेंगे। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अदर कंपोनेंट, उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसी तरह रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ जो प्रोडक्ट है या अन्य कोई अदर कोई जो है रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, जितने भी हैं सबको लिख देंगे और डिवाइड बाई उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इस तरह एक कंपोनेंट का दिया हुआ तो सारे कंपोनेंट का हम लोग निकाल सकते हैं। ये दूसरी प्रॉब्लम हुई। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी है कि फॉर ए गैस फेज रिएक्शन, एक गैस फेज रिएक्शन हो रही है कितने डिग्री सेल्सियस पे, कितने डिग्री केल्विन पे, कितने केल्विन पे, 400 केल्विन पे। द रेट इज़ रिपोर्टेड एज, जो रेट है, हम लोगों ने रेट कैसे पढ़े हैं अभी तक, जो रेट हमने पढ़ा था तो 3 तरीके पढ़े थे। जैसे माइनस ए कंपोनेंट का एक मान लीजिए रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहा है, A2R हो रहा है, तो रेट हमने क्या पढ़ा था, एक रेट पढ़ा था -RA इज इक्वल टू DNA ओवर DT 1/V, ये हमने पढ़ा था। दूसरा क्या पढ़ा था, DCA ओवर DT पढ़ा था, इज इक्वल टू हमने पढ़ा था KCA टू द पावर n, जब हमें ऑर्डर नहीं मालूम है। तो इस तरह 3 और पढ़े हैं हम लोगों ने। जो तीसरा वाला फॉर्म है, यहाँ पे जब लिक्विड फेज रिएक्शन होती है तो हम लोग कंसंट्रेशन मेज़र करते हैं। जब गैस फेज रिएक्शन होती है तो वहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन नहीं, प्रेशर मेज़र करते हैं। तो इसी फॉर्म की रिएक्शन है यहाँ पे, तो इस फॉर्म से हम लोग इसको कंपैरिजन करेंगे। ये आपको रिलेशन दिया हुआ है कि -dP ओवर dt इज इक्वल टू -3.66 PA स्क्वायर, और यूनिट जो है इम्पोर्टेंट यूनिट है ATM पर आर। तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक यूनिट में हम मेज़र कर रहे हैं और टाइम जो है यहाँ पे आवर्स में मेज़र कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट क्या है। तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, -RA इज इक्वल टू क्या है, -DCA ओवर DT इज इक्वल टू क्या होता है, KCA टू द पावर n होता है। और यहाँ से प्रेशर का अगर कंपेयर करें, -dP/dt इज इक्वल टू K, यहाँ पे क्या दिया हुआ PA स्क्वायर, और K की जगह क्या है 3.66, तो यहाँ से K क्या हुआ 3.66। लेकिन हमसे वैल्यू नहीं पूछी हुई है, हमसे यूनिट पूछी हुई है। तो यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, ATM R। अब हमें किसकी यूनिट निकालनी है, हमें निकालनी है यूनिट K की। तो K की यूनिट के लिए आप लोगों को अगर याद हो तो हमने पढ़ा था कि K की यूनिट क्या होती है, K की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर टू द पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। उसी को हम लोगों ने, जब हमें ये कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में दी हुई थी और टाइम सेकेंड में मेज़र कर रहे थे, तब उसी को इस तरह भी हम लोग दूसरे तरीके से हमने पढ़ा था। कैसे लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन, ये मोल पर लीटर क्या है, कंसंट्रेशन है जिस रिएक्टेंट के 1 - n इंटू टाइम की पावर -1, इस तरह मेज़र कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन हमें क्या चाहिए, कंसंट्रेशन किस तरह मेज़र की गई है और टाइम किस यूनिट में मेज़र किया गया है, और हमें तीसरा चीज़ जो चाहिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन या प्रेशर की टर्म्स का जो पावर होता है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे n कितना है, 2 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा कितना हो गया, n इज इक्वल टू हो गया 2। तो अब K की यूनिट क्या हो जाएगी, K यूनिट हो जाएगी आपकी, यहाँ से देखेंगे कंसंट्रेशन हम लोग किस में मेज़र कर रहे थे, प्रेशर में।
जो गैसेस फेज थी तो एटीएम में यूज़ कर रहे थे, एटीएम की पावर 1 - 2। टाइम किस में यूज़ कर मेज़र कर रहे हैं हम लोग, आवर्स में, तो आवर्स की पावर -1, 1 - 2 -1, तो क्या हो गया एटीएम की पावर -1, आवर्स की पावर -1। तो पावर -1 है तो उसको नीचे लिख सकते हैं 1/ATM इंटू आर, ऐसे भी लिख सकते हैं, या दूसरा तरीका हो सकता है कि ATM इंटू आर, दोनों की पावर बेस जो है ना पावर सेम है तो पावर मल्टीप्लिकेशन में आके ये हो जाएंगे। तो यूनिट क्या हो गई, के की यूनिट हो गई आपकी ATM इंटू आर्स की पावर -1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने निकाल लिया था, वो रिलेशन जो दे रखा था उससे। ये तो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है। पहले केस पे हमसे पूछा था कि यूनिट्स क्या होंगी रेट कांस्टेंट की। नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी फॉर दिस रिएक्शन, इसी रिएक्शन के लिए। इफ़ रेट इक्वेशन रेट इज़ रिटन एज, रेट एक्सप्रेशन को जो पहले हम इस तरह लिख रहे थे अब इस तरह लिख रहे हैं, -RA इज इक्वल टू -1/V dNA ओवर dt इज इक्वल टू KCA स्क्वायर। और मेजरमेंट किस में कर रहे हैं हम लोग, मोल पर लीटर इंटू आर। तो हम लोग यहाँ कंसंट्रेशन जो है उसको मेज़र कर रहे हैं मोल्स पर लीटर में, और टाइम जो है हम लोग मेज़र कर रहे हैं आवर्स में। तो इस ऐसी जब सिचुएशन है तो हम लोग को बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट जो आपकी रेट इक्वेशन है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको करने के दो अप्रोच हैं हमारे पास। पहला अप्रोच है कि हम लोग जैसे यूनिट्स की हेल्प से सॉल्व कर लें कि यूनिट क्या, अभी जब एटमॉस्फेयर इंटू आवर्स में जब लिख रहे हैं तो किस तरह सॉल्व करेंगे, और या जो है हम लोग एक्सप्रेशन जो हमारी दी हुई है उससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग पहले एक्सप्रेशन से सॉल्व करना देख रहे हैं कि कैसे आपको दिया हुआ है। तो हमें रेट कैसे दिया हुआ है, -dp/dt। सेकेंड पार्ट यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इज इक्वल टू क्या है आपका के की जगह दिया हुआ 3.66 PA स्क्वायर, P स्क्वायर या PA स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि आइडियल गैस रिलेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT होता है। तो PV हमें प्रेशर को रिप्लेस करना है, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर के टर्म में बात करेंगे क्योंकि एक कंपोनेंट की बात करें तो P इज इक्वल टू N/V RT, N/V कंसंट्रेशन होती है तो P इज इक्वल टू CA/RT हो गया, ये रिलेशन हो गया। अब हमें डिफरेंशियल निकालना है तो dp को डिफरेंशिएट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के, dt। तो कंसंट्रेशन जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी वैसे कंसंट्रेशन चेंज होगी। तो कंसंट्रेशन तो टाइम पे डिपेंडेंट होगा, लेकिन जो टेम्परेचर होगा वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दे रखा है उसने कि 400 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कराना है। तो ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, तो ये इन दोनों का इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, dCA/dt। ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब इस एक्सप्रेशन में हम लोग रिप्लेस कर देंगे, dp/dt को जगह क्या लिख देंगे हम लोग, RT del CA/dt इज इक्वल टू क्या है आपका 3.66 PA की जगह जो है हम लोग इसकी जो वैल्यू है यहाँ से PA CA स्क्वायर CA/RT का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। जब ऐसे लिख लिए तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सपेंड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 3.66 इंटू CA स्क्वायर R स्क्वायर T स्क्वायर माइनस RT इधर है, एक कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस del CA/del T इज इक्वल टू 3.66 CA स्क्वायर इंटू RT, ये हमारे पास बचा। अब जो है हम लोग इसकी वैल्यूज़ रखें,
अभी तक इसकी यहाँ पे यूनिट्स क्या थी, एटमॉस्फेयर, ये रेट की एक्सप्रेशन के यूनिट क्या थी, एटमॉस्फेयर इंटू आवर्स, एटमॉस्फेयर डिवाइड बाई आवर्स थी। तो अब जब हम लोग ये इसकी यूनिट रिप्लेस करेंगे, हमें के की वैल्यू बतानी है। अब के की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 3.66 इंटू आर टी जो आ गया है, क्योंकि डेल सी और डेल टी इज इक्वल टू के सी स्क्वायर से कंपेयर करेंगे इसको, के क्या हो जाएगा 3.66 इंटू आर टी स्क्वायर। तो के हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। यहीं से जो हमारा नया के आएगा, जो हम लोग डिटरमिन कर रहे हैं, के की वैल्यू 3.66 इंटू आर टी होगा। अब के की 3.66 ये पहले के की थी वैल्यू, और यूनिट क्या थी, अभी हमने यूनिट देखा था, यूनिट थी कितनी, एटमॉस्फेयर एटीएम इंटू आवर्स थी। आर की वैल्यू क्या होती है आपकी, आर की वैल्यू होती है 0.0822, 3 डेसिमल के 3 पॉइंट तक लिख लेंगे, सफिशिएंट है। अगर और ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं हम। और इसकी यूनिट क्या होती है, लीटर एटीएम पर मोल इंटू केल्विन। और ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ, 400 केल्विन, ये दिया हुआ है हम लोग को। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए एटीएम से यहाँ पे एटीएम कट जाएगा, केल्विन से केल्विन कट जाएगा। तो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, 3.66 इंटू 0.082 इंटू 400, ये हमारा है 120.048, 120.048। ये यूनिट हमारी क्या बची, लीटर, ऊपर है लीटर पर मोल इंटू 1/r। तो क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन थी तो यूनिट तो यही आनी थी। यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n, तो माइनस आ जाएगा वहाँ पे, तो पावर ये रिवर्स हो जाएगा, तो लीटर पर मोल लिया आएगी 1/r। तो हमारी यूनिट सही आ रही है। और वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, वैल्यू 120.048 आ रही है, जो अब हमसे नई वैल्यू पूछा गया। इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में बी का सेकंड पार्ट है, या इसको कहिए कि थर्ड पार्ट, जब आपको ये इस तरह रिएक्शन, आपको रेट एक्सप्रेशन को, रेट को इस तरह एक्सप्रेस करें, माइनस आर इज इक्वल टू के सी स्क्वायर। ये इतना पार्ट तो सेम है, लेकिन जो यूनिट्स हैं मेज़रमेंट की वो चेंज कर दिया इन्होंने यूनिट क्या रखी, मोल्स पर मीटर क्यूब इंटू सेकेंड्स। तो अब बताइए कि के की वैल्यू क्या होगी। तो थर्ड पार्ट में हमें किस में बताना है, कंसंट्रेशन का जो कंसंट्रेशन है वो मोल पर मीटर क्यूब में मेज़र कर रहे हैं, और टाइम किस में मेज़र कर रहे हैं, सेकंड में मेज़र कर रहे हैं। तो अब हम लोग को आंसर बताना है, ये बी का सेकंड पार्ट का ये, तो हमें के की वैल्यू बताना है। के की वैल्यू जब हम लोग को मेज़रमेंट किस में हो रही है, आपकी जो रेट एक्सप्रेशन था माइनस डी सी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के सी ए स्क्वायर, के सी ए स्क्वायर इज, और मोल ये क्या थी आपकी, मोल्स पर मीटर क्यूब इंटू सेकेंड। ये जब मेज़रमेंट इसमें हो रही है तो हमें रेट की उसकी वैल्यू बताना है। तो इजी है, हम लोग जो जहाँ पे लीटर है उसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर क्यूब में। तो सेकेंड इक्वेशन से के इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग जो के की वैल्यू निकाली थी उसी को यूज़ कर रहे हैं, 120.048 इंटू, देखिए मोल्स चेंज नहीं करना है तो मोल्स को हम लोग इधर ही लिख लेंगे 1/मोल। अब लीटर को चेंज करना है, लीटर को किस में चेंज करना है, मीटर क्यूब में। तो हम लोग जानते हैं लीटर के कन्वर्जन क्या होता है, 1000 लीटर कितने बराबर होता है, 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। और अब क्या बचा, ये लीटर का कन्वर्जन हमने कर दिया, अब बचा आर्स का कन्वर्जन करना है। तो आर कहाँ है, नीचे है, तो नीचे लिख दिया हमने
तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं हमें किस में बताना है, सेकंड्स में बताना है। तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में होते हैं 3600 सेकंड्स। तो अब देखिए ये हमने कन्वर्ट कर लिया, लीटर से जो है लीटर कट जाएगा और आर से आर कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आया, 120.048 इंटू क्या हुआ, 1000 है नीचे तो ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। 3600 डिवाइड बाई 3600, यूनिट्स क्या होंगे ये अपनी, ऊपर बचा मीटर क्यूब और नीचे है आपका मोल और 1/सेकंड। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 120.048, ये 36 इंटू 100 इसको लिख देंगे इंटू 10⁻³ जो यूनिट्स है कंटिन्यू हो रही है, यूनिट्स लास्ट में लिख देंगे हम लोग अभी, क्योंकि अब यूनिट्स फर्दर कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 120 को हम लोग डिवाइड करेंगे 120.048 डिवाइडेड बाई 36, तो आया 3.33 इंटू आपका क्या है 10⁻³ यहाँ से है, इंटू 10⁻² जाएगा तो ये 10⁻² ये ऊपर हो जाएगा। यूनिट्स क्या है, मीटर क्यूब पर मोल इंटू सेकेंड, क्या आ जाएगा 3.33 इंटू 10⁻⁵ मीटर क्यूब पर मोल इंटू सेकेंड। ये हमारे दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा, जहाँ पे पूछा हुआ है कि यूनिट्स को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे थे किस में, मीटर क्यूब में मेज़र कर रहे थे, वहाँ पे जो प्रीवियस क्वेश्चन था वहाँ पे लीटर में यूज़ कर रहे थे। मुझे लगता है कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें, लेकिन एक बार अगर कन्फ्यूज़न है तो फिर से देख लीजिए। हमने सेकंड क्वेश्चन में निकाला था कि के की वैल्यू क्या होगी। जब हम लोग पहले क्वेश्चन में तो एटमॉस्फेयर में पूछ रहा था, वहाँ पे गैसेस फेज थी, दूसरे फेज़ में वो दूसरे क्वेश्चन में दूसरे पार्ट में वो हमसे लिक्विड फेज के लिए पूछ रहा था कि अगर हम कंसंट्रेशन इस तरह रेट एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करें जहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन की जो मेज़रमेंट है मोल्स पर लीटर में लिखें, तो फिर हमने वहाँ के की वैल्यू निकाली थी। और फिर जो थर्ड पार्ट है उसमें कह रहा है कि जस्ट रेट एक्सप्रेशन वैसे लिखेंगे हम लोग, जहाँ पे लीटर में मेज़रमेंट कर रहे थे वहाँ पे मीटर क्यूब में मेज़रमेंट करने लगेंगे। तो जस्ट हम लीटर को कन्वर्ट कर देना, यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है, उसमें CRE का कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, सिर्फ यूनिट कन्वर्ट करना है। लीटर को आपको कन्वर्ट करना है किस में, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, और आवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो आवर्स को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है इस सीरीज़ में, ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट द रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल्स, फाइंड द रिएक्शन ऑर्डर। कह रहे हैं कि कोई रिएक्शन है उसमें अगर हम कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की डबल कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल हो जाती है। तो इसमें पहली बात तो हमें ये बताया नहीं हुआ कि कितने रिएक्टेंट हैं, तो कितने भी रिएक्टेंट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कह रहा है कि किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है ना डबल की जाती है। तो जस्ट हम एक क्वेश्चन 4 का आंसर हम लोग 4 लिख रहे हैं, एक एक्सप्रेशन जस्ट लिख लेते हैं। मान लीजिए एक रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है के जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है और कंसंट्रेशन की बात हो रही है, तो हमें रेट लॉ लिखना पड़ेगा। रेट लॉ हम लोग जानते हैं कि किस तरह लिख सकते हैं, कई वेज हमने पढ़े। -RA इज इक्वल टू क्या होगा, -∂C/∂T इज इक्वल टू KCA⁴N। क्योंकि हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं मालूम है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसने पूछा है तो हम मान लेते हैं कि nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो रही है। अब देखिए यहाँ पे हमें रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, तो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे रखा है की बात कर रहा है, तो ये रिलेशन यूज़फुल है। तो इसलिए हम बीच वाला रिलेशन नहीं यूज़ करेंगे, हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे। -RA इज इक्वल टू KCA⁴N। ये एक जनरल एक्सप्रेशन हो गई उस रिएक्शन के लिए, रेट लॉ हो गया। अब कह रहा है कि अब किसी मान लीजिए रिएक्शन हो रही होगी,
रिएक्शन हो रही होगी जब कंसंट्रेशन उसकी CA1 होगी, मतलब पहली कंसंट्रेशन होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, उसका एक रेट कांस्टेंट होगा K1 होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन होगा तो -RA1 बोल देंगे। तो कैसे लिखेंगे, ये गिव्स -RA1 किसी एक कंसंट्रेशन पे, रेट कांस्टेंट K1, CA⁴n, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n है उसका। अब कह रहे हैं कि हमने कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन उसकी क्या कर दी, डबल कर दी, तो जो CA2 होगा वो क्या होगा, 2 टाइम ऑफ CA1 होगा। कंसंट्रेशन हमने डबल कर दी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, जो -RA2 आएगा सेकेंड कंसंट्रेशन पे, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा कितना होगा, 3 टाइम्स -RA1। ये रिलेशन दे रखा है, तो हम लोग ये इक्वेशन अपनी 1 हो गई। इक्वेशन सेकेंड कंडीशन के लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, तो -RA2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 इंटू CA2⁴n। अब हमें इंफॉर्मेशन देख, ये मान लीजिए इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को हम लोग इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, -RA2 अपॉन -RA1 इज इक्वल टू K2 डिवाइडेड बाई K1 इंटू CA2 डिवाइड की पावर n डिवाइड बाई CA1 की पावर n। ये कुछ नहीं किया हम लोगों ने, जो दूसरी इक्वेशन थी उसमें पहली इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया। अब जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में उसको हम लोग यूज़ करेंगे। क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि -RA2 कितना है, -RA2 कितना है, 3 टाइम्स ऑफ -RA1 है, तो -RA2 की जगह -3 टाइम्स -RA1 लिख देंगे। तो हमने लिख दिया -3RA1 डिवाइड बाई -RA1, ठीक है, इज इक्वल टू K2 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या अपने पास, K2 के बारे में क्या है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ना एक टेम्परेचर पे, उसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रही है, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसका रेट कांस्टेंट वो चेंज नहीं होगा। तो K2 बराबर क्या हो जाएगा, K2 बराबर K1। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रिएक्शन का टेम्परेचर हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। तो K2 बराबर K1 है, इसलिए K1 इंटू K1 लिख देंगे, या K लिखते तो ज़्यादा बेटर था, लेकिन हमने जस्ट 2 रिएक्शन लिखे थे इसलिए K1 K2 लिख दिया। K लिखना ज़्यादा बेटर था। CA2 कितना है, कंसंट्रेशन कितने हो रही है सेकेंड केस में, हम लोग देखते हैं CA2 2CA1, CA2 की जगह हम लोग लिख देंगे 2CA1 टू द पावर n डिवाइड बाई CA1 टू द पावर n। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, -RA से -RA -3 कट गया, तो 3 इज इक्वल टू क्या हुआ, इससे ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2CA1। अब देखिए दोनों की बेस पावर सेम है, तो ये इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं, CA1 की पावर जो है n, इस तरह लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, CA1 से CA1 कट गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, इस तरह है। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अगर हम, क्योंकि अब हम 3 को 2 द पावर n नहीं लिख सकते हैं, अगर इस तरह लिख सकते तो n को कंपेयर कर लेते, जैसे अगर होता 2 द पावर 2 लिख देते इज इक्वल टू 2 द पावर n, तो n इज इक्वल टू 2 हो जाता। लेकिन हम 3 को 2 के किसी पावर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो हमारे पास ln लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ln ले लेंगे। तो टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, तो ln3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln2 q टू द पावर n। और हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, ln m टू द पावर n, कोई एक नंबर है ln जिसका निकाल रहे हैं उसकी पावर n होती है, तो वो पावर जो है बाहर आ जाती है, n ln m। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, ln3 इज इक्वल टू n ln2। अब हम लोग ln3 और ln2 की वैल्यूज रख देंगे। ln3 की वैल्यू आप लोग निकालिए, ln3 की वैल्यू है आपकी 1.098,
तो 1.098 इज इक्वल टू n इंटू ln2 की वैल्यू है 0.693। ln2 की वैल्यू है, यहाँ इस कैलकुलेटर्स की हेल्प से अगर नहीं याद है तो निकालेंगे तो 0.693, तो 0.693। तो n की हमें वैल्यू निकालनी है, तो 1.098 डिवाइडेड बाई 0.693 इज इक्वल टू n। तो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1.098 डिवाइडेड बाई 0.693 इज इक्वल टू 1.58। तो यहाँ से क्या आया, E1 इज इक्वल टू 1.58। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हुई, 1.58। अगर आप थोड़ा सा इसको अप्रॉक्सीमेट लिखना चाहें तो 1.6 लिख सकते हैं। तो आपके जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है, 1.6 की। हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, एक वो इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप के काफ़ी सवाल मिलेंगे आप लोग को। उसमें जो है ना, एक यहाँ पे सिर्फ एक रिएक्टेंट था, उसकी कंसंट्रेशन चेंज कर रहे थे। एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, वहाँ एक बार किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज की जाए, दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी जाए। तो इस टाइप के सवाल इसी तरह किए जाते हैं। दो रिलेशन हम लोग डेवलप करेंगे जिन जिन कंडीशंस पे दिया हुआ है, फिर देखेंगे कि सिंपली डिवाइड करने से अगर सॉल्व हो जाता है। जैसे यहाँ पे पहुँचे थे हम लोग डिवाइड करके 3 इज इक्वल टू 2 द पावर n। यहाँ पे ऐसे कोई नंबर आ जाती है, मान लीजिए 8 आ जाती है, 2 टू द पावर 3 लिख देते, तो 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, तो n इज इक्वल टू 3 हो जाती है। लेकिन n कोई ज़रूरी नहीं कि अपनी इंटीजर होगी, n कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो इसलिए फिर अगर इस तरह सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हम लोग नेचुरल लॉग ले लेंगे, ln ले लेंगे, तो ln ले लेंगे तो n बाहर आ जाएगा, फिर हम ln की वैल्यूज़ रख के n की वैल्यू निकाल लेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड है आप लोग को इस एग्ज़ाम में, तो आप लोग जो है ना कैलकुलेटर का यूज़ करना अच्छे से सीख लीजिए। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी की बात आई, इसका मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात आई। टेम्परेचर डिपेंडेंसी का मतलब हुआ कि हमने अर्हेनियस थ्योरी पढ़ी है, कोलिजन थ्योरी पढ़ी है, हमने ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पढ़ी है। तो उसके चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग सवाल को। आंसर 5 की बात हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन 5 की। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ बायोमॉलिकुलर रिएक्शन इज अबाउट E इज इक्वल टू 9150। जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको हम लोग लिख लेंगे, कैलोरी पर मोल। हाउ मच फास्टर इज द रिएक्शन टेक्स प्लेस। कह रहे हैं कि रिएक्शन कितनी फास्ट हो जाएगी अगर उसका टेम्परेचर 500 कर दिया जाए एट किसके करस्पॉन्डिंग में, 400 के। तो T1 एक रहा होगा 400, रिएक्शन हो रही होगी, उसका रेट होगा मान लीजिए R1 बोल दीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर पे हैं तो रेट कांस्टेंट डिफरेंट हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका रेट कांस्टेंट रहा होगा K1। तो हमसे वो पूछ रहा है कि दूसरी केस में रेट कितने गुना बढ़ जाएगा, तो मतलब R2 डिवाइड बाई R1 पूछ रहा है, ये R2 को R1 के टर्म में पूछ रहा है। तो दूसरी केस में T2 आपका कितना है, 500 डिग्री केल्विन है, 400 केल्विन 500 केल्विन। जब टेम्परेचर आप चेंज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है चेंज हो जाएगा R2, और उस केस में आपका रेट कांस्टेंट चेंज होगा, पहले रेट कांस्टेंट चेंज होगा, उसके करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। तो अनटिल एंड अनलेस ये हम लोग से कहे कि आप लोग ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से इस पे बताइए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, या कोलिजन थ्योरी से बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो हम लोग हमेशा जो है ना अर्हेनियस लॉ ही यूज़ करेंगे कभी भी। क्योंकि मोर देन 95% केसेस में जो स्टडीज़ की गई वो टेम्परेचर की डिपेंडेंसी की एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन जो है वो अर्हेनियस थ्योरी के द्वारा दी गई थी। तो इसलिए हम लोग अनटिल एंड अनलेस हम लोग से कहा जाए स्पेसिफिकली, अगर वो कह देता है हम लोग से, ये एक्सप्रेशन दे देता है आपकी कोलिजन स्टेट थ्योरी की या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की, कि आप उससे जो है ना बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा,
तभी हम लोग दूसरे वाले एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग हमेशा जो है कौन से यूज़ करेंगे, यही अर्हेनियस थ्योरी यूज़ करेंगे। तो अगर आपको तो हो सकता है याद हो उसका जो रिलेशन आता था ln k2/k1 का, अगर नहीं याद है तो उसको डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में डिराइव करना मुश्किल होगा। लेकिन एक जस्ट एक बार देख लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था, k = k0 e⁻e/RT, ये रिलेशन था। तो टेम्परेचर T1 होगा तो K1 होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट होगी पूरे प्रोसेस के लिए। जब टेम्परेचर T2 होगा तो K2 होगा। तो दोनों एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे, k2 = k0 e/RT1 के, जैसे क्या हम लोग दोनों एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, k2 = k0 e/RT2 जब टेम्परेचर T2 होगा, और k1 = k0 तो कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है, e⁻I-RT1। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग को याद है, ये याद होना चाहिए एक्सप्रेशन, जब ये सॉल्व करते हैं तो हम लोग का क्या आता है, जब ln k2 / k1, ये क्या था, ln R2 / R1 = क्या था, E/R 1/T1 - 1/T2। अगर नहीं याद है तो हम लोग को डिराइव ही करना पड़ेगा। आप इसको k2 से k1 को डिवाइड करिए तो ये सिंपल कर सकते हैं, 2 स्टेप और लगेगा, लेकिन हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे यहाँ पे। हम लोग सीधे एक्सप्रेशन जो हमने डिराइव की है, डेवलप की है, उसको यूज़ करेंगे। अब हमें देखिए, हमें रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है कि सेकेंड केस में क्या होगा इन कंपेरिजन टू द फर्स्ट केस। तो k1 k2 वाला एक्सप्रेशन बीच में हटा देंगे, तो हम लोग सीधे ln R2/R1 यूज़ कर रहे हैं, = E/R। ई की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 9150 कैलोरी पर मोल, यूनिट लिखें, अच्छी बात है। डिवाइड बाई आर जानते हैं कि यूनिट क्या होती है, आर की तो एक होती है 8.31 जूल पर मोल केल्विन, और जब हम लोग कैलोरी में यूज़ करते हैं तो होती है 1.987। तो 1.987 क्या होती है, कैलोरी पर मोल केल्विन, ये यूनिट होती है। तो इंटू 1/T1, T1 अपना कितना है 400 - 1/T2 500। इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, कैलोरी पर मोल से कैलोरी पर मोल चला जाएगा, ये केल्विन नीचे है तो केल्विन ऊपर जाएगा, और नीचे यहाँ पे केल्विन है तो केल्विन से केल्विन कट जाएगा, तो इसलिए कोई यूनिट नहीं आएगी। ln R2/R1, एक बार और इसको लिख दे रहे हैं हम लोग, 9150/1.987, ये क्या होगा 500 - 400, सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको 400 × 500। अब जस्ट इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो कैलकुलेटर से मैं ये कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। 9150 ये है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1.987 इंटू 400 इंटू 500। इक्वल टू कितना है 2.31। तो आपका जो इतना इसको कैलकुलेट करेंगे तो ln R2/R1 = 2.31। अब हमें R2 निकालना है, R1 के कंपेरिजन में कितना है, तो दोनों। अब इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें ln को हटाना है, तो ln R2/R1 कर देंगे, = e⁻2.31। अब e⁻2.31 हम लोग को निकालना है, तो कैलकुलेटर से जब हम लोग निकालेंगे e⁻3.21 तो अप्रॉक्सीमेटली जो है आपका आएगा 10 के आसपास आता है ये। तो R2/R1 इज अप्रॉक्सीमेटली कितना है 10। तो R2 इज अप्रॉक्सीमेटली कितना है 10 टाइम्स R1।
तो जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे 400 to 500, तब रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज़ हो जाएगी? 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। तो रेट कांस्टेंट भी कितना टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा? रेट कांस्टेंट भी 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है। तो चाहे रेट कांस्टेंट पूछे या रेट ऑफ रिएक्शन पूछे, दोनों एक ही चीज़ हैं। जैसे कैलकुलेटर में आपको दिया रहता है ई, यहाँ पे है कैलकुलेटर में दिया हुआ है, तो हम लोग को यूज़ करना है अल्फ़ा ई, उसकी टू द पावर लगाना है, पावर 2.31 हमारा एक्सप्रेशन में था। इसको हमने कैलकुलेट किया तो कितना है? 10.07। तो हम लोग इसको 10 मान लेंगे, क्योंकि टाइम्स में बताना है तो 10.07 थोड़ा सा ठीक नहीं लगता बताने में। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी? R2 जो है 10 टाइम्स R1। जब हम लोग टेम्परेचर है तो अगर 400 से 500 करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 10 टाइम्स बढ़ जाएगी, या रेट कांस्टेंट 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो आज हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे हम लोग को और क्लैरिटी होगी क्वेश्चंस कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे।